गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 18/11/20 के लिए है। हम सभी को पता है कि वर्कशीट 10 से हमारा लेसन 4 पदार्थ, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शुरू हो चुका है, जिसमें अभी तक हमने मेटल्स की, धातु की भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने उनके रासायनिक गुणों को पढ़ा है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि धातु जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके धातु ऑक्साइड्स बनाते हैं। पानी के साथ अभिक्रिया कर कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलती है। ऐसे ही धातु जब अम्ल मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लवण बनते हैं, नमक बनता है। ऐसे ही क्षारक के साथ हमने धातु की अभिक्रिया पढ़ी है कि उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनते हैं, है ना। अब बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अब ये विस्थापन क्या होता है, तो चलिए अब हम जानते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम विस्थापन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इसका अर्थ समझे तो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। इसका सरल शब्दों में मीनिंग होता है जब हम किसी वस्तु को उसकी जगह से, उसके स्थान से हटा दें, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। या मतलब कोई चीज़ कहीं पर स्थापित हो, कहीं पर स्थित है और उसको उसकी जगह से हटा दिया जाए। तो हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी स्थान पर लोग बसे हुए हैं और हम उनको बलपूर्वक वहाँ से उनकी जगह से हटा दें या उनको जगह खाली करने को कह दें, तो वो होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों, ये केमिस्ट्री के अंदर अभी हमारे इस चैप्टर में, इस धातु और अधातु चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जानना चाह रहे हैं। तो हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि कुछ धातु जो होते हैं बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ धातु कम अभिक्रियाशील होते हैं और कुछ धातु तो अभिक्रियाशील होते ही नहीं हैं। लेकिन किंतु परंतु अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा नहीं है, कौन सा करता ही नहीं। तो बच्चों, ये विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें पता चलता है कि कौन सा धातु अभिक्रियाशील ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो इसीलिए हम इस पाठ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, तो कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो ये हमें पता चल चुका है लास्ट वर्कशीट में। जैसे हमने पढ़ा था कि सोना जो होता है वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता, और जो सोडियम होता है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, और जो तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है, इनमें बहुत धीरे धीरे अभिक्रियाएँ होती हैं। हमने देखा था ये, है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बताया हुआ है। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो धातुओं में रिएक्टिविटी को जानने के लिए कि धातुएं कितनी अभिक्रियाशील हैं, और तो हम उनको किसकी मदद से जानेंगे, तो अब हम उनको जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से जानेंगे कि कौन सी धातु अभिक्रियाशील ज़्यादा है और कौन सी धातु अभिक्रियाशील कम है। तो ठीक है, इसको और समझने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए ये एक बहुत आसान फार्मूला है। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें हमने क्या किया, एक मेटल ए ले लिया। अब मेटल ए जो है वो कंपाउंड, ये एक यौगिक है जिसके अंदर मेटल भी है और एक सॉल्यूशन भी है। तो ये एक कंपाउंड, एक यौगिक होता है। अगर इस कंपाउंड में जो मेटल बी है, अगर वो मेटल बी इस मेटल ए से कम क्रियाशील होता है, मतलब ये इसके अंदर ज़्यादा शक्ति नहीं होती है, ये कम पावरफुल होता है, और मेटल ए जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में अभिक्रिया करती हैं, ये मेटल ए इस यौगिक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, तो वो क्या करेगा, जो कम अभिक्रियाशील मेटल था उसको तो अलग से निकाल देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। इसको ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया।
सरल शब्दों में बिल्कुल, कि मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक धातु थी जो कि ज़्यादा अभिक्रियाशील थी, और जो यौगिक था उसके अंदर जो धातु थी वो कम अभिक्रियाशील थी, कम क्रियाशील थी। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करती हैं, जब ये ए मेटल इस कंपाउंड से, इस यौगिक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना देगा, वो क्या करेगा, कम क्रियाशील वाली धातु को अलग से निकाल देगा, ठीक है। और उसकी जगह पर, उसकी जो जगह थी उस पे खुद आ जाएगा और खुद आके AC बना देगा। मतलब क्या हुआ, यही विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे क्या किया, B के स्थान को A ने हटा दिया, B के स्थान को हटा दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया। तो यही हुआ, तो यही होती है विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम इसे और एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ये शहर के लोग थे, ए जो थे शहर के लोग थे, और ये क्या था, ये गांव में रहने वाले योग थे, जिसमें ये सी जो था वो गांव को रिप्रेजेंट कर रहा था और बी जो थे वो गांव के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इन दोनों में अभिक्रिया हुई, जब ये दोनों आपस में लड़े झगड़े और कहा कि भाई तुम ये गांव खाली कर दो, गांव वालों को कहा गांव खाली कर दो, हमें तो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी है, मॉल बनानी है। तो अब जो गाँव के लोग थे वो तो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि उनके पास ना तो लड़ने के लिए कोई फैसिलिटीज़ थी ना कोई थी। लेकिन जो शहरी लोग थे वो बड़े चालाक थे, उन्होंने अपने पास लॉयर्स भी बुला रखे थे, कानून की मदद भी ली हुई थी, तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इस गांव में रहने वाले लोगों को, क्योंकि ये कमज़ोर थे, इनको हटाकर तो अलग जगह पे भेज देंगे। क्या करेंगे, जब इन दोनों में मुठभेड़ होगी तो क्या करेंगे, इनको तो अलग जगह पे भेज दिया, तो ये अलग से गाँव के लोग निकाल दिए, दिखाई दे रहा है, ये अलग से निकाल दिए गाँव के लोग। और इनकी जगह पर अब जो गांव के लोग ये जो गांव के लोग थे, जो इस गांव में रह रहे थे, पूरा जो कंपाउंड था BC, अब क्या करेंगे, शहरी लोग इन गांव के लोगों की जगह पे आ जाएंगे, इन गांव के लोगों की जगह पर आके जुड़ जाएंगे और अपना वहाँ पे एक नई चीज़ बना देंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बना दी, मॉल्स बना दिए। तो आया समझ में। तो ये गांव के लोगों को अलग निकाल दिया, अलग जगह पे भेज दिया, क्योंकि ये कमज़ोर थे बेचारे, और जो शहरी लोग थे वो ज़्यादा मजबूत थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बल लगा के क्या किया, उनको तो अलग से निकाल दिया और उनके गाँव में जाके खुद जुड़ गए और वहाँ पे एक बिल्डिंग्स बना दी। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसको हम और चीज़ों से समझते हैं। अब हमें क्या बताया हुआ है वर्कशीट के अंदर। अब वर्कशीट में बताया हुआ है, इसके लिए आओ एक क्रियाकलाप करें। अब एक क्रियाकलाप करने को हमें कहा गया। अब उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें इस क्रियाकलाप में और समझने के लिए 100 ml के 5 बीकर लें और उन पर ABCDE चिन्हित करें। अब मतलब उन्होंने कहा कि हम बीकर लें और उन बीकर पे पहले बीकर पे A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E लिख लें और प्रत्येक बीकर में 50 ml जल ले लें। और प्रत्येक बीकर में हम क्या करें, 50 ml 50 ml हम जल ले लें। प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों को डालें। अब यहाँ पे आपको 6 चीज़ें दे रखी हैं। बीकर A में क्या डालना है, बीकर B में क्या डालना है, बीकर C में क्या डालना है, बीकर D में क्या डालना है और बीकर E में क्या डालना है, और सब में डालें। और प्रत्येक में एक चम्मच डालकर घोलें। अब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए जो यहाँ पे पदार्थ दिखाए हुए हैं उनको प्रत्येक को एक एक चम्मच डालें और उसको अच्छे से घोलें पानी में। इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रहने दीजिए और अपना प्रेक्षण लिखिए। अब वो कह रहे हैं इन बीकर्स को आप बिना हिलाए डुलाए कुछ देर रहने दीजिए, फिर देखिए। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 5 बीकर दिखाए हुए हैं जिसमें जो जो चीज़ें बताई हुई हैं वो डाली हुई हैं। और फिर क्या बताया हुआ है, इसको बिना कुछ हिलाए डुलाए उसमें ऑब्जर्वेशन देखनी है। तो चलिए अब हम इसको ऐसे समझते हैं। यहाँ पे आपको ये बच्चों 5 बीकर दिखाई दे रहे हैं सभी बच्चों को। अब ये 5 बीकर के अंदर अब मैं बताती हूँ, पहले वाले बीकर में इन्होंने कॉपर सल्फेट लिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है, सल्फेट हमारा कंपाउंड है। अब वो बात याद रखना, कॉपर सल्फेट क्या है, गांव में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। मतलब उसमें कंपाउंड है, उसमें चीज़ें मिक्स हैं, 2 चीज़ें मिक्स हैं, तो कंपाउंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया। उसको कौन से रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ऐसे ही हमने बी में भी किसका घोल लिया, कॉपर सल्फेट का घोल लिया। अब सी पे हमें क्या डालना है, जिंक का टुकड़ा, जिंक सल्फेट लिया।
फिर हमने डी में आयरन सल्फेट लिया और ई में हमने लिया है बच्चों जिंक सल्फेट। तो जो बच्चे जो जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो ये सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं। तो बच्चों ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि बीकर ए में हमने कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा डाला, बीकर बी में हमने कॉपर सल्फेट और लोहे की कील डाली, ऐसे ही बीकर सी में हमने जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन डाली, ऐसे ही बीकर डी में आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन डाली, और बीकर ई में जिंक सल्फेट और लोहे की कील डाली। अब हमने क्या किया, इन सब में ये चीज़ें डाल दी जो जो हमसे कहा गया था। अब इसके बाद हमने कुछ देर बिना हिलाए डुलाए उसको रख दिया। तो हमने देखा जो बीकर ए था, अब बीकर ए का आपको यहाँ पे रंग नीला दिखाई दे रहा है, और बीकर ए का रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट को जब हम पानी में घोलते तो नीला रंग हो जाता है, ठीक है। और जब हमने जिंक का टुकड़ा डाल दिया, जिंक का टुकड़ा डालने के बाद हमने कुछ देर बाद देखा कि जो नीला रंग था वो गायब हो गया, इसमें तो भाई नीला रंग बचा ही नहीं। और जो तलिया था, जो बेस था, उसमें कॉपर कुछ इकट्ठा हो गया। अब कुछ क्या इकट्ठा हो गया, वो कॉपर हो गया। तो इसका मतलब जब हमने ए सॉल्यूशन में, ए घोल के अंदर कॉपर सल्फेट में जिंक का टुकड़ा डाला तो कुछ अभिक्रिया हुई, और अभिक्रिया क्या हुई, नीला रंग जो था वो गायब हो गया और कॉपर नीचे इकट्ठा हो गया, और यहाँ पे एक नया घोल बन गया जिसको क्या कहा गया, जिंक सल्फेट। जिंक और सल्फेट, तो उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को तो अलग निकाल दिया और सल्फेट पे आके जुड़ गया, सल्फेट के साथ आके जिंक खुद जुड़ गया, ऐसा ही हुआ। चलो अब हम बी में देखते हैं, बी में क्या हुआ। अब बी में भी हमने कॉपर सल्फेट लिया था और लोहे की कील ली थी। अब कॉपर सल्फेट का रंग क्या था, नीला था। अब यहाँ पे हमने देखा कि नीला रंग तो गायब ही हो गया, और नीचे जो था कॉपर इकट्ठा हो गया, और जो था वहाँ पे आयरन सल्फेट बन गया। Fe को हम लौह कहते हैं, आयरन कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया में क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट था उसमें से कॉपर तो अलग निकल गया, और सल्फेट के साथ क्या जुड़ गया, आयरन जुड़ गया, यही हुआ। अब हमने सी में लिया था जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन। अब जिंक सल्फेट का कोई भी रंग नहीं होता, वो सफ़ेद रंग का होता है, और उसमें हमने तांबे की छीलन ली, ठीक है। तांबे मतलब कॉपर की छीलन ले ली। अब हमने देखा उसमें कोई अभिक्रिया नहीं हुई, कोई भी चेंज नहीं हुआ, पानी तो वैसा का वैसा ही रहा, और जो तांबे की छीलन थी वो भी वैसी की वैसी रही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हमने बीकर डी में आयरन सल्फेट लिया था और तांबे की छीलन ली थी। अब हमने देखा कोई परिवर्तन नहीं हुआ रंग के अंदर, तो कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे ही हमने बीकर ई के अंदर जिंक सल्फेट लिया था और उसमें लोहे की कील डाली थी। हमने देखा ई में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ए वाले बीकर के अंदर जो कॉपर सल्फेट था, मतलब हमने ए वाले बीकर में हमने, अगर हम इसे देखें तो हमने कॉपर सल्फेट लिया, ये हमारा एक यौगिक था जिसमें कॉपर था, कॉपर के साथ सल्फेट था, ये यौगिक था, है ना, कंपाउंड था। और उसमें हमने क्या डाला, किसका टुकड़ा डाला, जिंक का टुकड़ा डाला। तो जिंक का टुकड़ा डालने पे हमने देखा पानी का रंग जो था वो उड़ गया, है ना, और नीचे कॉपर जम गया। तो इसका मतलब ये जिंक जो था वो ज़्यादा अभिक्रियाशील था, तभी तो उसने कॉपर की जगह ले ली। तो उसने क्या बना दिया, उसने जिंक सल्फेट बना दिया, और क्या किया उसने, कॉपर को अलग से निकाल दिया। तो इसका मतलब जिंक जो हुआ वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील हो गया, है ना। इतना समझ में आया सभी बच्चों को। तभी तो हमारी, अगर हम देखें फर्स्ट वाले के अंदर रिएक्शन हुई और नीला रंग उड़ गया, तो रंग उड़ने से हमें पता चला कि कोई तो अभिक्रिया हुई, तभी तो रंग उड़ गया, और हमें देखा कॉपर नीचे बेस में इकट्ठा हो गया। तो इसका मतलब हमें पहले वाली क्रिया से पता चल गया कि कॉपर सल्फेट का जो घोल था, जो कंपाउंड था, उसमें जब हमने जिंक से अभिक्रिया कराई तो जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को तो अलग निकाल दिया, उसको उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पे स्थापित हो गया। तो मतलब जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इतना समझ में आ गया। अब हम इसको रब करके दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या था, बी वाली सिचुएशन में हमने देखा कि वही नीला, हमने कॉपर सल्फेट लिया तो लोहे की कील ली थी। अब हमने देखा इसमें भी रंग में परिवर्तन आ गया। तो इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था और लोहे की कील को हम किससे दिखाते हैं, आयरन से। तो हमने देखा रंग परिवर्तन हो गया, मतलब कुछ तो अभिक्रिया हुई, और अभिक्रिया कभी होगी, जब अगर ये वाला धातु जो होगी ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी, तभी तो कोई बदलाव आएगा, नहीं तो कोई बदलाव ही नहीं आएगा।
तो क्या हुआ, इसमें बदलाव आ गया क्योंकि नीला रंग गायब हो गया। तो हमने देखा Fe जो था वो SO सल्फेट के साथ जुड़ गया और उसने क्या किया, इसके यौगिक में से, क्योंकि कॉपर जो था वो कम शक्तिशाली था, तो उसको क्या किया, अलग से निकाल दिया। आया बच्चों समझ में? तो उसको अलग से निकाल दिया। तो इसका मतलब अभी तक हमने ये पाया कि जिंक और लोहा जो है, जिंक और आयरन जो है, दोनों कॉपर से अभिक्रियाशील ज़्यादा हैं। तो मतलब कॉपर जो है दोनों ही केसेस में निकल रहा है। तो इसका मतलब जिंक और आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो चलो अब हम आगे वाली सिचुएशन में देखते हैं। आगे वाली सिचुएशन में हमें क्या बताया हुआ, इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए आगे वाली सी सिचुएशन में हमने लिया था जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन। हमने देखा कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया, मतलब हमने क्या लिया था, जिंक सल्फेट मतलब हमने जिंक सल्फेट लिया था, जो हमने घोल लिया था कंपाउंड, वो पहले से ही हमने जिंक का लिया था। और साथ में हमने क्या ली थी, तांबे की छीलन मतलब कॉपर लिया था। तो हमने देखा कोई बदलाव नहीं आया, क्रॉस मतलब कोई चेंज नहीं आया, कोई रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये पहले से ही जो जिंक सल्फेट है वो अपने आप में ही शक्तिशाली है। किससे ज़्यादा शक्तिशाली है, कॉपर से। तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई कि जिंक जो है वो कॉपर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, अब हमने डी वाली सिचुएशन में आयरन सल्फेट लिया था और तांबे की छीलन ली थी और इसके रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। बच्चों जब भी रंग में परिवर्तन आ जाए ना आ जाता है तो इसका मतलब अभिक्रिया हुई है, और अभिक्रिया हुई है तो इसका मतलब जो धातु हमने अलग से मिलाई है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है उस कंपाउंड, उस यौगिक में जो धातु है उससे ज़्यादा। तो अगर हम देखें डी में भी कोई परिवर्तन नहीं आया तो हमने डी में लिया था आयरन सल्फेट। अब हमने क्या लिया था, आयरन सल्फेट मतलब हमने क्या लिया था, FeSO4 लिया था पहले से ही, और उसके साथ हमने क्या ली थी, तांबे की छीलन मतलब कॉपर लिया था। तो आयरन सल्फेट जो है वो कॉपर से ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसलिए इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। क्रॉस लगा दे क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो इसका मतलब आयरन जो है वो कॉपर से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये बात हमें कंफर्म हो गई कि जिंक और आयरन दोनों ही कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। ठीक है, अब हमने डी वाले का देख लिया। अब हमने ई में देखा, ई में हमने घोल लिया था जिंक सल्फेट और लोहे की कील। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट लिया और लोहे की कील ली। अब हमने देखा कि जिंक सल्फेट के अंदर और लोहे की कील पे भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसका मतलब क्या, जिंक सल्फेट में जो जिंक था वो आयरन से भी ज़्यादा शक्तिशाली हुआ ना हुआ। अगर आयरन जिंक से ज़्यादा शक्तिशाली होता तो वो जिंक को निकाल कर यहाँ पे FeSO4 बना देता और जिंक अलग हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो हमारा जिंक था वो कॉपर से भी शक्तिशाली है और आयरन से भी शक्तिशाली है। तो और आयरन जो है वो हमारा किससे शक्तिशाली है, कॉपर से। तो इसका मतलब अगर हम इसको कंक्लूजन निकालें तो जिंक हमने पाया, जिंक जो था वो सबसे शक्तिशाली था, जिंक सबसे शक्तिशाली था। फिर इससे कम शक्तिशाली क्या था, ऐसा कौन सा धातु था जो कॉपर को भी हटा रहा था, तो वो था हमारा आयरन, है ना, क्योंकि आयरन दोनों को हटा रहा था, कॉपर को। अब आयरन किससे शक्तिशाली है, कॉपर से। तो इसका मतलब जिंक जो है वो आयरन से भी शक्तिशाली है और कॉपर से भी शक्तिशाली है। तो जिंक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली धातु है। फिर उसके बाद आयरन और कॉपर में कॉपर जो है वो कम शक्तिशाली और आयरन जो है ज़्यादा शक्तिशाली, और कॉपर क्या है, सबसे कम शक्तिशाली है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको समझने के लिए चलिए अब हम एक ये भी देखते हैं। मैंने यहाँ पे सारी सिचुएशंस जो हमने पढ़ी हैं उसको लिख के बनाया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिया है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन अभिक्रिया में हमने जो पहली सिचुएशन ली थी, बीकर ए में हमने लिया था कॉपर सल्फेट जिसका रंग नीला था, और फिर उसमें क्या डाला था, जिंक का टुकड़ा। तो जिंक का टुकड़ा डालने पर हमने देखा जो जिंक था वो
सल्फेट से जुड़ गया और उसने कॉपर को अलग निकाल दिया। जिंक सल्फेट जुड़ गया और कॉपर का टुकड़ा कॉपर इकट्ठा हो गया। और वो हमें कैसे पता चला? जब जो नीला पानी था वो रंग में परिवर्तन हो गया तो हमें पता चल गया कि इसमें अभिक्रिया हुई है। और अभिक्रिया होने पर हमने देखा कॉपर नीचे इकट्ठा हो गया था और सल्फेट के साथ जिंक जुड़ गया था। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला जिंक जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। ठीक है, टोपी जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है ना। फिर हमने बीकर बी में देखा, हमने क्या लिया था? बीकर बी में कॉपर सल्फेट लिया था जिसको हमने CuSO4 से दर्शाते हैं। और फिर हमने उसमें क्या डाली? लोहे की कील। तो लोहे की कील को हम आयरन भी कहते हैं, आयरन की कील भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने देखा उसमें भी हमने देखा था बीकर बी में भी नीले का रंग परिवर्तन हो गया था। तो उसने क्या बना दिया? उसने सल्फेट के साथ आयरन सल्फेट जुड़ गया और जो कॉपर था उसको अलग से निकाल दिया। तो इसका मतलब इस वाली इक्वेशन से हमें पता चला आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसका मतलब हमें ये दो चीज़ों से पता चल गया, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है और आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, अब हमने बीकर सी में लिया था जिंक का सल्फेट, हमने जिंक सल्फेट लिया था और तांबे की छीलन ली थी और हमने देखा कोई भी रंग परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो ZnSO4 था वो स्ट्रॉन्ग था किससे? कॉपर से, है ना। ऐसे ही हमने बीकर डी में देखा आयरन सल्फेट लिया और तांबे की छीलन ली तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ से हमें पता चल गया कि आयरन जो था वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तभी तो कॉपर आयरन को हटा के खुद नहीं जुड़ पाया यहाँ पे, है ना। और लास्ट बीकर में हमने लिया था जिंक सल्फेट और लोहे की कील। तो अब हमें पता चल गया कि जिंक सल्फेट जो था वो आयरन से भी अभिक्रियाशील है। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये पाया कि जिंक जो है वो आयरन से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है और जिंक जो है कॉपर से भी है। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया? जिंक लिख दिया कि जिंक जो है सबसे अभिक्रियाशील धातु है। फिर उसके बाद हमने देखा आयरन कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आई कि जिसमें आयरन Cu से कम क्रियाशील है? नहीं, हमने देखा यहाँ पे आयरन जो था Cu से ज़्यादा भी क्रियाशील था, हमने यहाँ पे भी देखा। तो इसका मतलब जिंक के बाद दूसरा धातु कौन सी थी जो अभिक्रियाशील ज़्यादा है? तो वो आयरन, और सबसे कम में क्या थी? कॉपर। तो आई होप बच्चों आपको आज की ये वर्कशीट की ये विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो परीक्षण, ये ऑब्जर्वेशन जो दिखाया हुआ है इसमें ये सब वही बताया हुआ है जो अभी हमने अभिक्रियाएँ देखी हैं, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी की, DE की। तो ये सब आपको खुद पढ़नी है ऑब्जर्वेशन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है। कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा क्या होता है? तो हमने जाना था कॉपर विलयन, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो ये हमने देखा था, यहाँ पे कौन सा रंग था? नीला। हमने देखा था ना, नीला रंग का होता है। तो यहाँ पे क्या है हमने देखा था, अगर हम देखें तो कॉपर ए में हमने कॉपर सल्फेट डाला था, बी में भी कॉपर सल्फेट डाला था, उसका रंग कैसा था? नीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक विस्थापित क्यों नहीं कर पाता? अब वो पूछ रहे हैं कि कॉपर लिया हमने, मतलब हमने Cu लिया और जिंक का विलयन लिया। जिंक मतलब ZnSO4। कोई जिस भी चीज़ का हम विलयन ले रहे होंगे तो मतलब वो यौगिक होगा। तो जिंक का विलयन लिया मतलब यहाँ पे जिंक के यौगिक लिए, जिंक के साथ यौगिक है और कॉपर अलग से है। तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया क्यों नहीं हुई थी? तो मतलब वो हमसे इसकी बात पूछ रहे हैं कि जब हमने कॉपर लिया था और जिंक का विलयन लिया था, तो मतलब यहाँ पे ये वाली बात कर रहे हैं कि जब हमने जिंक का टुकड़ा, जिंक सल्फेट लिया था, जिंक का विलयन लिया था, ZnSO4 लिया था और साथ में हमने कॉपर लिया था, तांबे की छीलन कॉपर का टुकड़ा लिया था, तो कोई अभिक्रिया क्यों नहीं हुई, कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिंक जो था वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि जिंक धातु जो होती है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए कोई भी विस्थापन नहीं हुआ था, इसीलिए कॉपर ने जिंक को हटा के उसकी जगह नहीं ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में क्या है? जिंक, आयरन और कॉपर की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें पता है यहाँ पे ये रहा आपका आंसर।
तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारा जिंक है, फिर कौन सा है, आयरन है, और फिर सबसे कम अभिक्रियाशील क्या है, कॉपर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें। तो अब खुद आप बताओ, कॉपर सल्फेट मतलब यहाँ पे अगर मैं CuSO4 ले रही हूँ और लोहे की कील ले रही हूँ, तो लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर कम है। इसको हम यहाँ पे ये रही हमारी, इसको भी इससे देख सकते हैं। ये हमारा आंसर यहाँ पे से बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे देखते हैं, ये हमारा कौन से नंबर का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर देख लेती हूँ। ये हमारा है 4th क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ये 4th क्वेश्चन का बनेगा। तो 4th क्वेश्चन में क्या है कि 4th क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि जब हमने कॉपर सल्फेट लिया, मतलब हमने CuSO4 लिया और साथ में लोहे की कील मतलब आयरन की कील Fe डाल दी, तो हमें पता था, हमें ये याद है कि Zn ज़्यादा भी क्रियाशील है, फिर Fe है, फिर Cu है। तो जो कॉपर सल्फेट ज़्यादा अभिक्रियाशील है या आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो आयरन है। तो क्या किया, आयरन ने कॉपर की जगह को हटाकर खुद उसकी जगह ले ली, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को अलग से निकाल दिया। तो मतलब इसीलिए आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया उसकी जगह से, उसके यौगिक से, क्योंकि आयरन जो था वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि Fe मतलब ये जो आयरन का प्रतीक होता है, ये हमने उसको दर्शाया हुआ है, Fe इज़ ग्रेटर देन कॉपर, मतलब आयरन इज़ ग्रेटर देन कॉपर, इसलिए उसने विस्थापित कर दिया। तो आपको ये आंसर है 4th का, ऐसे समीकरण बना के आपको लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th। अब ये 5th में क्या है, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जिंक लिया हमने, Zn लिया, अब यहाँ पे क्या है नहीं पता। फिर हमने देखा जिंक सल्फेट बन गए और कॉपर, तो मतलब यहाँ पे खाली जिंक था, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर निकल गया। तो यहाँ पे हमारा बच्चों क्या था, इसका मतलब यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट का घोल होगा, कॉपर का विलयन होगा, जिसकी वजह से जिंक कॉपर के विलयन के साथ जुड़ गया और कॉपर को अलग से निकाल दिया, तो कॉपर सल्फेट। आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आए हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।